हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज द जोश? क्या जोश बरकरार है? एकदम शानदार। कल मैंने देखा था कि आप लोगों का जब रिजल्ट निकला 10th क्लास का सीबीएसई का, तो कुछ स्टूडेंट बीच में ही क्लास छोड़ के भाग गए। ये डिसिप्लिन है आप लोगों का? क्यों भाई? ख्वाब है आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक करना, और एक छोटा सा एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो आप फिजिक्स की क्लास छोड़ के भाग गए। मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि यार मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ कि मैं यहाँ इतना एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको हर चीज आसान से आसान बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं इनके लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट मार रहा हूँ। जितना एफर्ट मैं आपके फेज में मार रहा हूँ शायद मैंने अपने टीचिंग कैरियर में कभी नहीं मारा होगा। सभी को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग इस तरीके से बीच में चले गए। कुछ लोगों ने क्लास ही अटेंड नहीं करी। मतलब इट्स वाज वेरी शॉकिंग न्यूज कि सच में अगर आपका ये एटीट्यूड है, एक्चुअली में एटीट्यूड से पता चल जाता है कि ये बंदा लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा या कहां तक पहुंचेगा। तो जब मैंने आप लोगों का, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो कि घर में इस तरीके का मतलब क्लास को बीच में छोड़ के चले जाना, इतने ओवर एक्साइटेड हो जाना कि उन्हें लगा कि क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर फैमिली के माहौल में चले जाना। इट्स वेरी बैड सिचुएशन। मतलब एक एटीट्यूड ही नहीं है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। और अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपके लिए इससे ज्यादा वो काम जरूरी था, तो आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है, उनको आपको चेंज करना चाहिए, है ना? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर रिकॉर्डिंग देख लिए थे। बेटा अगर रिकॉर्डिंग देखने का इतना ही शौक है तो पता है मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आपको बैकअप क्लासेस तो मिल ही रही होंगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो नीड, ठीक है, आपको लाइव क्लासेस की नीड ही नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। क्यों भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कल थोड़ी सी आम चर्चा हुई थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी थी। मैं आपको बता देता हूं कि अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो 1 से 2 दिन तक चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेंगी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। फालतू में कुछ भी आप चैट में टाइप मत करिएगा, ठीक है? अब आपको एक और बात बता देता हूं कि अब मैंने अपनी स्क्रीन का जो कलर है, अब तक जो हम ब्लैक स्क्रीन रखा करते थे, इस स्क्रीन का कलर हमने चेंज कर दिया है। अब स्क्रीन का कलर ये रहेगा, ठीक है? क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी स्क्रीन का कलर ब्लैक रहता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? आपने देखा होगा कि ना कि फिजिक्स के मॉड्यूल को अपलोड करने में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो ये टेक्निकल टीम की तरफ से एक रिकमेंडेशन आया है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या रिकमेंडेशन है उनका। रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने स्क्रीन, आप जिस पेज पर लिख रहे हैं उसको कंप्लीटली डार्क रखने की बजाय उसको ब्राइट रखिए, तो शायद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो 10th का रिजल्ट आ चुका है, कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर हमारे मार्क्स उतने नहीं आए, या हमारा परसेंटेज उतना नहीं आया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। तो बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 10th में आपके जो मार्क्स आए हैं ना, इसका कोई भी यूज नहीं है आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम से।
ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा था कि 10th के मार्क्स आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में इसका कुछ परसेंटेज या वेटेज होगा। देयर इज नो वेटेज ऑफ 10th मार्क्स फॉर आईआईटी मेंस एंड एडवांस। इवन आईआईटी नहीं, इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें 10th के मार्क्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन 12th का है। ठीक है, जो आपके 12th के मार्क्स आएंगे उसका डेफिनेटली रोल होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th के मार्क्स जरूर कंसिडर किए जाते हैं। और लगभग मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ ना, यहाँ पर क्लास अटेंड करने वाले सभी बच्चों के मार्क्स 60% से तो ज्यादा आए हैं कि उससे भी कम है भाई। 98.2, 94, 99, wonderful, 97, 88, 77, 78, 84, 83, 100 वाले भी हैं, गजब यार, बहुत बढ़िया। 74, ये कौन है 102 वाला? कौन हो बे तुम, कहाँ से आए हो? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हो, नॉर्मल मोड में आ जाओ और आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं। आप लोगों ने क्या रिलेटिव मोशन के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं? एनी वन ऑफ यू जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं? वंडरफुल, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है यस, ओके, नाइस, ठीक है। चलिए जिन लोगों ने नहीं बनाया प्लीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। देखा होगा मैंने कल आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि 5 अगस्त आ चुकी है और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए हमें बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। तो इसलिए मैंने आपके बैकलॉग्स को कवर करने के लिए आपको कल कोई भी होमवर्क नहीं दिया था। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो जेईई एस्पिरेंट है और बहुत लग करके मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि यही उनकी कर्म भूमि है, उनके बैकलॉग्स लगभग 90 से 80% कंप्लीट हो गए होंगे। ओके परफेक्ट। फिजिक्स में काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर यस आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें सेशन। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं जिनको ज्वाइन करना था। मैं एक बार आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल, इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसका, ऐसा फ्रेम, फ्रेम ध्यान से सुनिएगा, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, क्या हम उसे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं? क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या ये होता है कि इट मस्ट बी एट रेस्ट? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या ये होता है कि इट मस्ट बी एट रेस्ट? नहीं, जरूरी नहीं है। दो केस हो सकते हैं, अगर किसी का एक्सेलरेशन जीरो है तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो, वंडरफुल। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, न्यूटन्स लॉ किस फ्रेम में वैलिड नहीं है? क्या न्यूटन्स लॉ दुनिया के हर फ्रेम में वैलिड है? क्या न्यूटन्स लॉ दुनिया के हर फ्रेम में वैलिड है? वंडरफुल वंडरफुल। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स मतलब ऐसे फ्रेम्स जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। हमारे लिए, हमारी कैलकुलेशन के लिए हम किसे अपना रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे? हम किसे अपना रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे? क्या हम अर्थ को अपना रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे? वंडरफुल। टेलीग्राम का चैनल क्या आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं? काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। अभी अगर कोई भी स्टूडेंट बचा हुआ है तो प्लीज वो भी ज्वाइन कर ले। और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज उस चैनल को वन वे रहने दें। उस चैनल का कोई मल्टीपल यूज ना करें कि अभी क्लास कब स्टार्ट होगी, अभी इसका पीडीएफ भेज दो, ये सारी चीजें प्लीज उस चैनल में ना करें, ठीक है। उस चैनल में आपने देखा होगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भेजता हूं। कल मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया, क्या आपने इनर्शिया का वीडियो देखा?
तो इसी तरीके के फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टेड वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको उसमें कन्वे करता रहूंगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी वक्त मिले, 1 दिन 2 दिन, जब भी आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं, जब भी आपको वक्त मिले तो एक बार उस चैनल को जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज ये है कि फिजिक्स से रिलेटेड हमें रियल लाइफ के जितने भी एग्जांपल्स मिलते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलते हैं, तो मैं उसे वहां पोस्ट करता रहूं, जो आपको हेल्प करते रहेंगे। ओके भाई, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनर्शिया का हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। एक और बात पूछना चाहूंगा कि इनर्शिया को मेजर करने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं? मास। वंडरफुल। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? अर्थ मेरे हिसाब से तो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अर्थ तो घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, तो अर्थ के पास तो एक्सेलरेशन है। तो आपने अर्थ को इनर्शियल फ्रेम क्यों कंसिडर कर लिया? देखो बेटा, रियल लाइफ में अगर बात की जाए तो दुनिया में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। इवन आप स्टार्स ले लें, इवन आप सन ले लें, हर कोई मूव कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले ये बताओ। और हर किसी के पास एक्सेलरेशन है। अर्थ के पास भी एक्सेलरेशन है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि अर्थ के पास एक्सेलरेशन नहीं है, बिल्कुल है भाई। अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है ना, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दुनिया में आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी होगी जो रुकी हुई है इस पूरी गैलेक्सी में। तो सर फिर तो इनर्शियल फ्रेम कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, लेकिन मैंने कहा बेटा हम मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कहाँ से करते हैं? हम किसी को तो अपना रेफरेंस मानेंगे। तो हमने कहा हम जहां रहते हैं उसी को अपना रेफरेंस मान लेते हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती माँ के ऊपर रहते हैं। तो इसलिए फॉर अवर कैलकुलेशन, जिससे हमारे लिए फिजिक्स आसान हो जाए, अपनी नीड के लिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हुए काम करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? वंडरफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट क्या है मैंने ऑलरेडी अपने हैंडआउट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप आगे भी देखेंगे मैंने हैंडआउट में पहले से लिखा हुआ है। तो इस पार्ट को आप भले बाद में लिख लीजिएगा हैंडआउट से देख करके, उसके लिए पैनिक मत होइएगा। ठीक है, और हम इन पार्ट्स को आराम से धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने देखा कि एग्जाम में एमसीक्यू बहुत गलत होते हैं। क्या ये बात सच है? तो एमसीक्यू याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन टॉपिक से बहुत पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेईई एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। तो अब जो भी चीजें आपको बताई जाएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सर के 3 लॉ हैं मोशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट लॉ के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इन अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में ही वैलिड है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ न्यूटन सेकंड लॉ। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो पता है किसके बराबर होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको समझ में आ रहा होगा। क्या इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? क्या ये वर्ड आपने पहले भी सुना है? क्या ये वर्ड आपने पहले भी सुना है? यहां पर जो मैंने लेफ्ट साइड में टर्म लिखा है, ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी गिवन बॉडी पर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम क्या होता है, क्या ये बात आप जानते हैं? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या आप ये जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? डी एम वी वेक्टर बाई डी टी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मास और वेलोसिटी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को फर्दर एक्सपेंड करना है, ध्यान से सुनिएगा,
तो मुझे यहाँ कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, एक को बाहर एक को अंदर, एक एक करके एंटर करेंगे, एक एक करके एंटर करेंगे। पहले मास एंटर करेगा तो वेलोसिटी बाहर, फिर वेलोसिटी एंटर करेगा तो मास बाहर। मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन भूल गए आप, मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन भूल गए क्या? नहीं भूले हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं यहाँ पे एफ वेक्टर बराबर इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कि पहले m बाहर इंटू dv बाई dt प्लस फिर वेलोसिटी वेक्टर बाहर इंटू dm बाई dt। चैट में टाइप करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी टाइप ना करें, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो हमने इस तरीके से लिखा, मास को बाहर रखते हुए dv by dt प्लस वेलोसिटी को बाहर रखते हुए। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ न्यूटन सेकंड लॉ। एक बात बताओ, ये क्या है? ये dv by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या मैं इसको एक्सेलरेशन बोल सकता हूं? क्या ये मेरे सामने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? dm by dt। dm by dt क्या है? अगर कोई आपसे पूछ लेता हूं, कोई पढ़ा लिखा इंसान, dm by dt क्या है, तो क्या आप बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। कि किसी गिवन बॉडी का मास किस रेट से चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉ में अभी हम फिजिक्स में जो चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये मान करके चलेंगे कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा। अगर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये बोला कि मास चेंज नहीं हो रहा, एकदम से एंट्री हो चुकी है बिल्लू भैया की। चिंटू भैया को रिप्लेस करके अब बिल्लू भैया आ गए। कौन आ गए भाई? बिल्लू भैया। बिल्लू भैया ने कहा कि मास तो कभी भी चेंज नहीं होता। सवाल सुनिएगा, बिल्लू भैया ने कहा मास तो कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार? बिल्लू भैया ने कहा क्या आप हमें एग्जांपल देकर के समझाने का कोशिश करेंगे? हमने कहा रॉकेट देखे हो कभी? रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में सुने हो कभी? रॉकेट हवा में ऊपर जाता है तो रॉकेट के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको बाहर रिजेक्ट करता है, तो जब वो गैसेस बाहर निकलती हैं तो क्या उस रॉकेट का मास कम होता जाता है? क्या उस रॉकेट का मास कम होता जाता है? और भी तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं। मान लो बिल्लू भैया के पास ट्रैक्टर है घर में, बारिश का मौसम है, ट्रैक्टर लेके निकले, ट्रैक्टर में पीछे एक ट्रॉली लगी हुई थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ट्रैक्टर में पीछे एक ट्रॉली लगी हुई थी, बारिश का मौसम था, ट्रैक्टर लेकर के घर से निकले और ट्रैक्टर चला रहे हैं, पानी बरस रहा है बहुत तेज। क्या होगा? क्या वो पानी ट्रॉली में बढ़ता चला जाए? जब ट्रैक्टर चला रहे होंगे तो क्या उस समय ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली का मास इंक्रीज हो रहा होगा? तो क्या बताओ, क्या जरूरी है कि दुनिया में हर चीज का मास हमेशा कांस्टेंट हो? क्या ये जरूरी है कि दुनिया में हर चीज का मास हमेशा कांस्टेंट हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो चर्चा करने वाले हैं, या हम जिन सिस्टम की बात करेंगे, हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये मानते हुए चर्चा कर रहे हैं कि अगर मास चेंज नहीं हो रहा, सुनिएगा ध्यान से, अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी मेरे भाई बंधु? और अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो गई और तुम समझदार हो, ये है एक्सेलरेशन, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि फोर्स वेक्टर बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास करिएगा। लोग हमसे क्या कहते हैं, बचपन में हमें पढ़ाया गया था न्यूटन सेकंड लॉ होता है F बराबर m। अगर कल आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए F बराबर ma इज अ न्यूटन सेकंड लॉ एंड इट इज ऑलवेज वैलिड, आपका आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? क्या F बराबर ma क्या हमेशा वैलिड है? क्या ये हमेशा वैलिड है मेरे गरीब भाई बंधुओं? नहीं, इट इज ओनली वैलिड इफ मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट। क्या मेरी बातों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे सवाल जेई एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इसलिए फंडामेंटल चीजों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्या F बराबर ma, क्या ये एक्सप्रेशन जीवन में हमेशा वैलिड है? क्या नहीं, हमेशा वैलिड नहीं है। ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होगा? इफ मास ऑफ बॉडी, if a mass of a body
इज कांस्टेंट। और साथ ही साथ एक और चीज, मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात जो ऑब्जर्वर फोर्स लगा रहा है वो किस फ्रेम में होना चाहिए? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। किस फ्रेम में होना चाहिए? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। हम यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, क्या ये बात क्लियर है? तो एक्चुअली में अगर आपसे पूछे कोई न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ये है या ये है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? ये है ऊपर वाला। क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये तो इसका ही एक स्पेशल केस, ये तो इसका ही एक स्पेशल केस है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखो भाई साहब, अथर्व संदीप पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। ये कह रहे हैं कि सर इनर्शियल फ्रेम का तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। अबे एक्सेलरेशन किसका जीरो होता है, ऑब्जर्वर का या ऑब्जेक्ट का? पढ़े लिखे हो या नहीं? चैट में मत टाइप किया करो, ये गंद मत फैलाओ यहां पर। और यहाँ F बराबर ma किस पे लगाते हैं? ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ऑब्जर्वर पे लगाते हैं? गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पर, फेंक दूंगा यहाँ से बाहर, ब्लॉक कर दूंगा नालायकों को। कह रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन तो इनर्शियल फ्रेम में जीरो होता है। तुम कोई भी चीज कहीं भी लगा देते हो यार, सुनते हो नहीं मेरी बात है, नालायक। अब देखिएगा ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट बात। अब इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में भी तोड़ के लिख सकते हैं। उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये है कॉज। सुन लेना, ये है कॉज और ये उस कॉज का क्या है? इफेक्ट। क्या ये बात समझ आई? आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उसकी वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन आया। तो फोर्स लगाना कारण है किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन आने का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, लोगों को क्या लगता है कि ma इज अ फोर्स। अब ये ध्यान से सुन लेना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियरली लिखा हुआ है, जरा इस स्टेटमेंट को पढ़े जल्दी से। ma इज नॉट अ फोर्स। ma कोई फोर्स नहीं होता। जब भी हम किसी भी बॉडी की फोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं, फोर्स एनालिसिस का मतलब समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स एनालिसिस? मान लो मैंने कोई भी बॉडी ली, तो ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। सपोज मतलब उसकी सराउंडिंग में अदर बॉडीज उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगा रही हैं। तो हमेशा याद रखना कि फोर्स एनालिसिस में उस बॉडी पर लगने वाले हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी उस फोर्स एनालिसिस में हम ma को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ma इज नॉट अ फोर्स, ma इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात आपको समझ में आई मैंने क्या बोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। मुझे पता है आप आगे जाकर के गलती करेंगे जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। तो क्या उसमें ma को भी दिखाओगे क्या? क्या आप उसमें ma को भी दिखाओगे क्या? नहीं, ma कोई फोर्स नहीं है। ये तो उस बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ma के बराबर है। क्लियर है ये बात? इस बात को याद रखना, मैं आगे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द फोर्स एनालिसिस only those forces are represented which are applied by the surrounding on object। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पर सराउंडिंग ने जो फोर्सेस लगाए हैं सिर्फ हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैंने कोई बॉडी ली तो उस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है सिर्फ हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने किसी पे क्या फोर्स लगाया है हम उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखते जाइएगा, आराम से पेशेंस रख के सुनते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे बकवास टाइप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं है और मैं किसी का रिप्लाई नहीं देने वाला, क्योंकि इस समय मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप ये दिखाई दे रहा होगा, इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं।
जैसे इसी एफ वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस बराबर m into ax. Similarly, net force along the y axis बराबर m into ay. Similarly, net force along the z axis बराबर m into az. यहां पर मैंने इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में स्प्लिट किया। जो भी नेट फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो बराबर होगा max, नेट फोर्स y के अलोंग होगा may और नेट फोर्स z के अलोंग होगा maz के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। आपको मुझे पता नहीं इतना समय कैसे मिल जाता है चैट टाइप करने का जब मैं इतने फोकस होकर के पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी। ठीक है, तो इसी को हमने इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं, जैसे कि एक 2 kg का ब्लॉक है। ठीक, इस 2 kg के ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और ये एंगल आपको दिया हुआ है बेटा 37 डिग्री। ये एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। इसके अलावा इस गिवन बॉडी पर और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे। सपोज ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जस्ट टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर इस 2 kg के ब्लॉक पर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं? इन दो फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। जस्ट टेल मी। क्या मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूंगा क्या? 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं इस तरीके से लिख दूंगा क्या? कुछ लोगों का आंसर कहीं 15 तो नहीं आ रहा है। फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो पहले उसे आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे y एक्सिस लिया, इसे मैंने x एक्सिस लिया। ठीक, इस फोर्स को सपोज मैंने बोला बेटा F1 और ये है F2। क्या आप F1 और F2 को कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं? तो बताएं आप F1 को क्या लिखेंगे? क्या मैं F1 वेक्टर को 20 i कैप लिखूंगा? इसी तरीके से F2 जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसे भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, एक कंपोनेंट x के अलोंग और एक कंपोनेंट y के अलोंग। तो जल्दी से बताएं, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे, क्या आप इसको 8 i कैप प्लस 6 j कैप लिख देंगे? Now I am asking you what is the net force? I am asking you what is the net force? क्या नेट फोर्स F1 प्लस F2 होगा? क्या इसी को मैं यहाँ पर 28 i कैप प्लस 6 j कैप लिख सकता हूँ? दिस इज द नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा? ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा? दिस इज द नेट फोर्स। और जल्दी बताओ ये किसके बराबर होगा? क्या यही फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा? यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉल्व करने पर कि आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 14 i कैप प्लस 3 j कैप। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 14 है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 3 है। आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर हमें फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं, क्या हम फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर देंगे या सबसे पहले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको जो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा था, जरा ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। क्या इस समय आपने इस बॉडी पर कहीं एमए भी लगाया है क्या? क्या इसके ऊपर आपने कहीं पर एमए भी लगाया है क्या? क्योंकि एमए कोई फोर्स नहीं है। एमए तो उस बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है, जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू एमए के बराबर है। उसकी वैल्यू एमए के बराबर है। तो इस तरीके से अगर किसी गिवन बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हो तो क्या आप उस केस में उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे? ये पूरा का पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है।
एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा है कि सर आपने mg नहीं लगाया। सवाल मुझे अच्छा लगा, मैं आपके सवाल को सलाम करता हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा मोशन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब मान लो एक बॉक्स तुम्हारी टेबल पर रखा हुआ है, तो उस पर जो mg लग तो रहा होगा, लेकिन उस mg को कैंसिल कौन कर रहा होगा? जो टेबल से फोर्स लग रहा होगा। तो इसीलिए मुझे mg की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। क्या क्लियर है? क्या आगे बढ़ा जाए? क्या अगर ऐसा कोई भी सवाल आपको दे दिया जाएगा, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? क्या एक और सवाल करने के लिए आप तैयार हैं? चलिए एक और सवाल पूछ लिया जाए। एक 2 kg का ब्लॉक, ठीक है भाई। अब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 20, इधर लग रहा है 10, पीछे लग रहा है 6, और ऐसे एंगल पे लग रहा है 10, और ये एंगल है 53 डिग्री। कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर? कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर? कितने फोर्सेस लग रहे हैं जल्दी से बता। 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। और ये चारों फोर्सेस आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? ये फोर्सेस सराउंडिंग ने इसके ऊपर लगाए होंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताएं इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? दीज आर द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी। क्या आप ऐसे सवालों को, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चूरन सवाल है, क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या मेरे भाई? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों का जवाब आ चुका है। जिन लोगों का जवाब नहीं आया है वो जल्दी निकाल लें, क्योंकि मैं तो सॉल्व करने वाला नहीं। इस सवाल को भैया मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग सॉल्व कर पाओ तो कर लो। मेरे हिसाब से काफी सारे लोग आंसर निकाल चुके हैं, बहुत शानदार। कुछ लोगों का आंसर सही भी आ रहा है, लेकिन कुछ का गलत आ रहा है। आंसर मुझे बताया गया है 5 i कैप माइनस के 6 j कैप यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही जवाब आ रहा है? जिन लोगों का नहीं आया है वो भाई बंधु बहुत गरीब हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ऐसे गरीब भाई बंधुओं की मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल 2 कौड़ी के सवाल हैं जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर मैं ऐसे ही सवाल कराता रहूंगा तो आईआईटी वाले बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे कि तुमने तो बेइज्जती कर दी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब मैं ऐसा एक भी सवाल नहीं कराऊंगा भाई। क्या अगर ऐसा कोई सवाल आएगा कि देखते ही फोड़ दो? बिल्कुल, चलो आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों का आंसर अभी भी गलत आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर भाई अभी भी गलत आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। चलिए, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं दोबारा से जिक्र करूंगा आगे जाकर के, ठीक है। जब मैं आगे जाकर के एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, वहां पर मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जाकर के इन 2 पॉइंट्स का दोबारा से जिक्र किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। अब आ रहे हैं अगले लॉ की तरफ, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ लिया भाई, सेकेंड लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने। अगले लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को पढ़, फटाफट से मेरे गरीब भाई बंधु इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे। अब पेन ड्रॉप करके शांति से सुनिएगा, ये मान करके सुनिएगा कि जीवन में पहली बार न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, तभी मैं समझा पाऊंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो हमको आता है सर, हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फिजिक्स पूरी हिल जाएगी जब आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे। और इस लॉ पे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल।
तो आप तो ये मान करके बैठिए कि जीवन में पहली बार सुन रहे हैं कि थर्ड लॉ क्या होता है। क्या सहमत हो? एवरी एक्शन, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लीजिए दो बॉडीज हैं ए और बी। सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो बॉडी हैं ए और बी। तो ए पर सपोज बी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इस फोर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एफ ए बी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ना सीख जाओ, इसको पढ़ना सीख जाओ। एफ ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये ऐसे रखना, ये मत सोचना ये रिलेटिव वाला है, ये मत सोचना एफ ए माइनस एफ बी कर दो, ये मत करना भैया। रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट मत लगाने लगना, ये सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है? ये बिल्कुल भी इस तरीके से मत पढ़ना इसको कि फोर्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको आप कैसे पढ़ोगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पे फोर्स किसने लगाया है? बी ने लगाया है। ए पे फोर्स किसने लगाया है? बी ने लगाया। इंटरेस्टिंग बात, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया है तो बी के ऊपर ए भी फोर्स लगाएगा। मतलब मैं यहां पर इस तरीके से एक और एरो रिप्रेजेंट कर देता हूं अलग कलर से। इसको मैं ऐसे लिखूंगा एफ बी ए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा एफ बी ए। क्या आप देख पा रहे हैं? एफ बी ए का मतलब क्या हुआ? एफ बी ए का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन बी। पहले सबस्क्रिप्ट मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है। किस पे फोर्स लग रहा है? बी पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों जो फोर्सेस है ना, इनको एक्शन और रिएक्शन पेयर बोला जाता है। तो सवाल ये उठता है सर किसको एक्शन बोलूं किसको रिएक्शन बोलूं? बिल्लू भैया का सवाल सुनिएगा। सर इसमें कौन एक्शन है कौन रिएक्शन? नाम पढ़कर के ऐसा लगता है कि पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन हुआ, ऐसा ही तो फील आती है। मैंने थप्पड़ मारा तुम्हारे, तुमको एहसास हुआ कि थप्पड़ लगा तुम्हारे, फिर तुमने रोना शुरू किया, तो हमें लगता है कि पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन हुआ। क्या ऐसी फील आती है क्या अंदर से? लेकिन ये वो वाली चीज नहीं है मेरे भाई। यहां पर एक्शन और रिएक्शन, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि एक्शन पहले लगा या रिएक्शन पहले लगा, तो हम ये कहेंगे कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ लगते हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी एक्शन बोल सकते हो और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। अगर आपने इसको एक्शन बोला तो आप इसको रिएक्शन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपने इसको एक्शन बोला तो आप इसको रिएक्शन बोलेंगे। फील से तो हमें ऐसा लगता है कि पहले एक्शन लगेगा फिर रिएक्शन लगेगा, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों यहां पर एक साथ लगते हैं। क्या ये बात समझ आई? एक साथ लगते हैं, एक ही समय पे लगते हैं। इस फोर्स को क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, पढ़ के बताओ मुझे। पढ़ना सीख लो बेटा, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, 10वीं पास भी हो गए हो, सुना है रिजल्ट भी आ गया और नंबर भी तुम्हारे ठीक ठाक आए हैं। वो बात अलग है कि बिना पेपर दिए पास हो गए हो। क्यों भाई? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। याद क्या रखना कि जो पहला सबस्क्रिप्ट है उस पर फोर्स लग रहा है और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो क्या बता रहा है किसने फोर्स लगाया। क्या ये याद रख पाओगे? क्या ये याद रख पाओगे? इनमें से कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? मैं आपसे इस सवाल पूछ रहा हूं, कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है? अगर आपसे इस सवाल पूछा जाए क्या जवाब देंगे आप? कोई भी, जो आपका मन करे। कोई कहेगा कि अगर ये एक्शन है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन है, कोई कहेगा ये रिएक्शन है तो हम कहेंगे ये एक्शन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसमें जो मन करे उसको आप एक्शन मान लो, जो मन करे उसको रिएक्शन मान लो, लेकिन एक गलती मत कर, दोनों को एक्शन या दोनों को रिएक्शन मत मान लेना, नहीं तो तुम्हारे इंजेक्शन फिर हम लगा देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है मेरे भाई बंधुओं?
ऐसा मत बोल देना ये भी एक्शन है ये भी एक्शन है। अगर एक एक्शन और एक रिएक्शन। दूसरा सवाल, कौन सा फोर्स पहले लगा, ये वाला या ऊपर वाला? ए ने बी पे लोड लगाया, जो बी ने ए पे लगाया, कौन पहले लगा? क्या दोनों एक साथ लगे हैं? क्या दोनों एक साथ लगे हैं? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज मैंने यहां पर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप साथ ही साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं। सपोज अपन ने इसको बोला एक्शन, तो ये है अपना रिएक्शन, तो लग जाएगा भाई लोगों के इंजेक्शन। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं? सवाल को सुने, क्या एक्शन और रिएक्शन क्या सेम बॉडी पे लग रहे हैं? नहीं लग रहे, और कभी लग भी नहीं सकते, ये भी याद रखिएगा। अब पढ़े स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाया है, पढ़े जल्दी से। पहला स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? एक्चुअली इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझदार हो, अगर पढ़े लिखे हो तो पता है इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर वेक्टर लगा दूं, अगर मैं वेक्टर लगा दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाइयों? क्या मेरे भाई बंधुओं मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा? डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा? अपोजिट होगा। क्या बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अगला स्टेटमेंट पढ़ें, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट। बस बेटा यही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भर भर के, बोरी भर के सवाल आएंगे। क्या एक्शन और रिएक्शन जीवन में कभी भी सेम बॉडी पे लग सकते हैं? नेवर, नेवर, नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। लास्ट स्टेटमेंट आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ये याद रखना कि हाँ सर ने अभी बताया था, क्योंकि अभी मैंने नेचर ऑफ द फोर्सेस के बारे में नहीं बताया। बस ये स्टेटमेंट याद रखना कि सर ने स्टेटमेंट बताया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों सेम नेचर के होते हैं। मतलब अभी हम आगे जाकर के जब नेचर ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो नेचर है, नेचर, वो नेचर क्या होगा? सेम होगा। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात मेरे भाई बंधुओं क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। इस तरीके के जीवन में तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, क्या एक और लाइव एग्जाम्पल देखना चाहो? जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में ये आपकी दीवार है, ठीक है, बिल्लू भैया यहाँ खड़े हुए हैं और इस दीवार को पुश कर रहे हैं, इस दीवार को इस तरीके से पुश कर रहे हैं, ठीक है, पूरी जान लगा रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बिल्लू भैया की बात करूं, नहीं सॉरी, दीवार की बात कर लेते हैं। क्या बिल्लू भैया ने दीवार पे फोर्स लगाया? इस दीवार पे फोर्स किस दिशा में लगाया बिल्लू भैया ने? जल्दी बताएं जल्दी। बिल्लू भैया ने क्या फोर्स इस दिशा में लगाया है? बहुत बढ़िया। जो फोर्स, ये फोर्स किसने लगाया? बिल्लू ने दीवार पे लगाया। क्या दीवार ने भी बिल्लू पे लगाया होगा? क्या दीवार ने भी बिल्लू पे लगाया होगा मेरे भाई? मान लो ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप बिल्लू भैया की बात करेंगे तो इन बिल्लू भैया पर 10 न्यूटन का फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? देखते हैं अभी कितना समझ में आया। क्या ये 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा? क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको एक्शन बोलोगे तो इसको रिएक्शन बोलोगे? क्या एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं? क्या सेम बॉडी पे लग रहे हैं? एक्शन भी बिल्लू पे लग रहा है, रिएक्शन भी बिल्लू पे लग रहा है। क्या भैया ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता, सुन लेना ध्यान से, अगर ऐसा होता कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे ही लग जाते तो दुनिया में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ही नहीं होता। ऐसा सुनने में सर मजा तो बहुत आया, लेकिन समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे क्या दोबारा से? मैंने क्या कहा?
मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे ही लग जाते, अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे ही लग गए होते, तो दुनिया में कभी भी कोई बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं करती, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, नेट फोर्स जीरो। नहीं आई मेरी बात समझ? नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर है मेरी बात? और इसका एक और लाइव एग्जांपल देखना चाहोगे? एक और लाइव एग्जांपल देखना चाहोगे? क्या हुआ, चिंटू भैया बाइक पे जा रहे थे, बाइक चला रहे थे, ठीक है, बढ़िया स्पीड में चला रहे थे बाइक। एकदम से देखा कि चिंटू भैया के साइड में एक भैंस जा रही है। कौन जा रही है भाई? भैंस जा रही है। चिंटू भैया नहीं, सॉरी बिल्लू भैया, सॉरी फॉर दिस, है ना, बिल्लू भैया। चिंटू भैया तो चले गए, सॉरी फॉर दिस, है ना। बिल्लू भैया जा रहे थे, साइड में एक भैंस जा रही थी। चिंटू भैया, बिल्लू भैया थोड़े खुराफाती, बिल्लू भैया थोड़े से खुराफाती हैं, शरारती थोड़े ज्यादा है ना, इंटेलिजेंट भी है लेकिन शरारती बहुत है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही बाइक को उस भैंस के बगल से निकाला तो इन्होंने भैंस पे एक लात मारी, धाए। जैसे ही इन्होंने उस भैंस के ऊपर लात मारी तो ऑब्वियसली है भैंस के ऊपर इन्होंने फोर्स लगाया, तो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से इनको भी तो रिएक्शन मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई? तो इनको भी रिएक्शन मिला और उस रिएक्शन का असर ये हुआ कि चिंटू भैया की जो बाइक थी, मतलब सॉरी बिल्लू भैया की जो बाइक थी, वो बाइक यहाँ बगल में छोटी गंगा बह रही थी, उसमें जाके गिर गई। क्या समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें? बिल्लू ने तो भैंस के लात मारी थी, भैंस ने कुछ नहीं किया। क्या भैंस ने कुछ किया? भैंस ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। न्यूटन थर्ड लॉ का नियम कहता है कि तुम हम पे फोर्स लगाओगे तो हम भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाएंगे और विपरीत दिशा में लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है मेरे गरीब भाई बंधु? बिल्लू ने भैंस पे फोर्स लगाया, मान लो 100 न्यूटन का, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से भैंस ने भी बिल्लू पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, और जब बिल्लू पे फोर्स लगा 100 न्यूटन का तो बाइक गई साइड में, बगल में बह रही थी छोटी गंगा, तो छोटी गंगा में बिल्लू भैया बह के चले गए। क्या मेरी बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़े क्या? क्या मेरे भाई आगे बढ़े क्या? विनोद साहब, जो चीज के लिए मना किया जाता है मान जाया करो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो तीसरा पॉइंट है बाद में समझाएंगे, वो तीसरा पॉइंट ही पूछ रहे हैं हमसे। तुमसे यार जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ तुम वही क्यों करते हो यार? बचपन से ही ऐसे थे या एलिन में एडमिशन लेने के बाद ऐसे हो गए, या मुझसे मुलाकात होने के बाद ऐसे हो गए? अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। ये आपकी अर्थ सरफेस, इसके ऊपर ये एक टेबल है, ठीक। ये आपकी टेबल है भाई, टेबल जिस पे आप बैठे हुए, तो सॉरी बैठे नहीं है, बैठे तो चेयर पे, जिस पर आपके नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, टेबल। और इस टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, डायग्राम बना है, ठीक है। टेबल के ऊपर एक किताब रखी है, क्या आप ये देख पा रहे हैं? इसको मैं ब्लॉक बोल देता हूँ, इसको मैं ब्लॉक बोल देता हूँ। एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक कहीं मूव करके जा रहा है क्या? टेबल पे चुपचाप से रखा हुआ है ना, कहीं मूव करके जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अगर कहीं नहीं जा रहा तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? बहुत अच्छा। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखिए इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, धरती माँ का प्यार, धरती माँ का प्यार क्या हमेशा रहेगा इनके पास? क्या ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बता दो। बिल्कुल लगेगा। ये नीचे वाली सरफेस अर्थ है, तो एकदम से मैंने जैसे ही बोला कि धरती की वजह से इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एकदम से बिल्लू उछल पड़ा अपनी जगह। इनका क्या हुआ? बिल्लू बैठ बैठ बैठ, कंट्रोल कर कंट्रोल।
उसने कहा जब अर्थ के कांटेक्ट में ही नहीं है तो अर्थ ने फोर्स को लगा दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, अर्थ तो सर नीचे है, अर्थ ने फोर्स कैसे लगा दिया? मैंने कहा वाह भाई वाह, ये क्या तुमने बात कर। क्या जरूरी है कि अर्थ का फोर्स लगने के लिए, धरती माँ का फोर्स लगने के लिए उसके चरणों को स्पर्श करना पड़ेगा? जल्दी बताए। अगर कोई चीज हवा में है, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तो भी अर्थ का फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? आप खुद देख चुके हैं, आप प्रोजेक्टाइल पढ़ के आए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जब बॉल को हवा में छोड़ते थे तो वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होती थी, फिर भी अर्थ का फोर्स लगता था ना मेरे भाई। अर्थ का फोर्स लगने के लिए क्या किसी बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में आना पड़ेगा? क्या उसके चरण को स्पर्श करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बॉडी अर्थ के फील्ड में अगर है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई बंधु? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, mg फोर्स तो लग गया, लेकिन ये तो एक ही फोर्स है। ये फोर्स किसने लगाया है? दिस इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द अर्थ। लेकिन ये तो मुझे ये बता रहा है कि ये ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, लेकिन इस पे तो नेट फोर्स 0 है। मैंने कुछ गायब किया है यहाँ पर। सोचिए, यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा होगा जो कि टेबल की सरफेस की वजह से लग रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? जिस टेबल के कांटेक्ट में है, जब इस ब्लॉक को टेबल पर रखा तो इस टेबल को इसने प्रेस किया, तो क्या इस टेबल ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा? उस फोर्स का नाम क्या होता है वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन उस फोर्स को मैं यहाँ एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये फोर्स किसने लगाया है बेटे? ये फोर्स किसने लगाया इस ब्लॉक के ऊपर? जल्दी बताओ। क्या मैं एफ बी टी लिख दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू द टेबल, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू द टेबल। ठीक है, इसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा। एक बात मुझे सिंपल सी आप लोग बता दीजिएगा, प्यार मोहब्बत से पूछ रहा हूं, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? ऊपर लगने वाला फोर्स क्या नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए? तो मैथमेटिक्स मुझे कहती है, मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या लिखूंगा? सुनना, लिखने का तरीका सीखो। आंसर क्या है उससे ज्यादा जरूरी है लिखना। नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स लिखूंगा नॉर्मल ऊपर mg नीचे। क्या नॉर्मल माइनस mg? जो भी नेट फोर्स है उसको फिजिक्स, अगर आप एक अच्छे फिजिस्ट हैं तो हमेशा नेट फोर्स को लेफ्ट साइड में लिखा करो। नेट फोर्स को लेफ्ट साइड में लिखा करो। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? नॉर्मल माइनस mg। और नेट फोर्स बराबर किसके होता है? क्या मास इनटू एक्सेलरेशन के होता है मेरे गरीब भाई बंधु? क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन आपको पता है कि अगर ये रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। देख रहे हो मैं कितना आराम से बढ़ रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही तो फिजिक्स है मेरे दोस्त, जो किताबों में नहीं मिलती है और हम उसको इज्जत नहीं देते हैं, और इसीलिए हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, ध्यान से, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी नेट फोर्स है हमेशा उसको लिखो लेफ्ट साइड में। कहां लिखो? लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो भी नेट फोर्स है उसे आप लिखो लेफ्ट साइड में। दिस इज द नेट फोर्स। नॉर्मल लगाया है टेबल ने ब्लॉक पर और mg लगाया है अर्थ में। दिस इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा? क्या नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बहुत अच्छा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या कितने लोगों का जवाब है कि यस, नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर? कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि आप लोगों को इतना समझाने के बाद भी आप लोग गलत बोल रहे हैं। नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते।
क्योंकि एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता। क्या आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल भी ब्लॉक पे लग रहा है और एमजी भी ब्लॉक पे लग रहा है। क्या इन दोनों को हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं? हमने देखा मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, आगे कुछ सोचा ही नहीं। अरे सर, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर, एक्शन रिएक्शन पेयर, मैं उठा के फेंक दूंगा बगल वाली छोटी गंगा में। आजकल उसमें लेवल भी बढ़ गया है, पानी बरस रहा है बहुत ज्यादा, बारिश हो रही है, लेवल बढ़ गया, बह के चले जाओगे, नालायक को बता रहा हूं तुम लोग। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, दिस इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लेना अंडरलाइन करके खोपचे में, गलती करोगे मुझे पता है। तुम अपने आंसर लॉजिक से नहीं देते, बस फील से देते हो। तुमने देखा इक्वल एंड अपोजिट, सर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, दिस इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्लियर है मेरी बात? अब बात ये आती है कि तो सर एक्शन रिएक्शन पेयर है कौन? अब वो बात सुनिएगा, अब मैं आपको समझाता हूं एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है। जरा देखें ध्यान से, इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा ऊपर, जिसको मैंने बोला FBD। एक बात बताओ, ये फोर्स किसने लगाया था इस ब्लॉक पर? ये फोर्स किसने लगाया था इस ब्लॉक पे? क्या टेबल ने लगाया था? तो न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि इसने भी टेबल के ऊपर फोर्स लगाया होगा। अगर मैं यहाँ पे टेबल बना पाऊं तो देखने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा समझने का। तो इस टेबल के ऊपर भी ये फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और इसको मैं बोल सकता हूं FTB। FTB का मतलब क्या है? फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू द ब्लॉक। फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू द ब्लॉक। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां पर इस बात को बोल सकते हैं, ये दोनों पेयर एक्शन रिएक्शन। FBT force on block due to the table, FTB force on table due to the block. We say that these are the action reaction pair. जैसे हमने ये बात बोली, एकदम से बिल्लू उछल गया। हमने कहा बिल्लू बैठो यार, कंट्रोल करो कंट्रोल। बिल्लू ने कहा सर लेकिन एमजी का तो मुझे कहीं रिएक्शन दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा कंट्रोल 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 बेटा कंट्रोल। मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो पेयर में ना लगे। उसने कहा मुझे नहीं दिख रहा। मैंने कहा कंट्रोल। मैंने कहा आते हैं, उसकी भी बात करते हैं। रुको तो बेटा, इतने एक्साइटेड काहे हो रहे? मैंने कहा जरा ब्लॉक की बात करो मेरे भाई। इस ब्लॉक पर ये mg फोर्स किसने लगाया था? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया था? m इंटू जी, अर्थ ने। अगर तुम अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अगर अर्थ तुमने बनाई, ये मान लो तुम्हारी अर्थ है, अर्थ, ये तुम्हारी धरती माँ है, सम्मान बराबर दीजिएगा धरती माँ को। तो गारंटी है कि अगर इस ब्लॉक पर अर्थ ने फोर्स mg नीचे लगाया है, तो इस ब्लॉक ने भी अर्थ पे फोर्स mg लगाया है ऊपर की दिशा में। सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें बता रहा हूं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपका न्यूटन्स लॉ यहीं खत्म हो जाएगा। These two pairs are the action and reaction pair. मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर से सुनिएगा। इस ब्लॉक पर mg किसने लगाया? क्या मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द अर्थ, FBE? क्या इस तरीके से सब्सक्रिप्ट बना के लिख सकता हूं? तो गारंटी है कि इस ब्लॉक ने भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। धरती माँ सिर्फ तुमको प्यार नहीं करती है, तुम भी धरती माँ को उतना ही प्यार करते हो। ये प्यार एक तरफ से नहीं हो सकता बेटा। अगर तुम्हें ये लगता है कि धरती माँ ही तुम पे फोर्स लगा रही है तो ये तुम गलत सोच रहे हो। तुम भी धरती माँ पे उतना ही फोर्स लगा रहे हो। ये प्यार बराबर है दोनों के बीच में, वन साइडेड नहीं है मेरे भाई, वन साइडेड नहीं है। याद रखना इस बात को। हमको लगता था कि हम हमारे ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है, लेकिन याद रखना
कि तुम्हारे ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है, लेकिन तुम भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगा रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट। ये जो तुम्हें mg दिख रहा है मेरे बड़ी गरीब भाई बंधु, इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? FEB। इसको पढ़ने का तरीका मैं जानना चाहूंगा। इस FEB को अगर कोई पूछे भैया अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे मेरे गरीब भाई बंधु? फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है? क्या ये दोनों मेरे गरीब भाई बंधु एक्शन और रिएक्शन है? बहुत तेजस्वी लोग हैं बेटा, अभी पता चल जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट हिल गए होंगे ऊपर से नीचे के। आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या फिजिक्स समझ आ रही है? बाउंसर लग रहे हैं या फुल टॉस लग रहा है? देखो भैया, कुछ भी हो, बाउंसर होगा तो बैकफुट पे जाकर के पुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फुल टॉस होगा तो 2 स्टेप आकर के सीधे हिट कर देंगे। कुछ भी हो, बाउंसर हो या फुल टॉस हो, अपन तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भाई गेम के, कोई दिक्कत? क्या ये बात क्लियर है? अपना दिमाग चलाते रहें, देखते रहें। जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप ध्यान से सुनेंगे, 1% भी आपको डाउट नहीं आएगा, 1% भी आपको डाउट नहीं आएगा। क्या आपको समझ में आई क्या एक्शन रिएक्शन की कहानी? तो आज के बाद याद रखना, ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और आपकी इवन शीट और रेसेस में भी आएंगे कि किसी ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहे होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट होंगे, और वो आपसे कहेगा क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तुम देखते ही एकदम से इमोशनल हो जाओगे। तुमको सर का पहला पॉइंट तो याद रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन मुझे लगता है दूसरा पॉइंट तुम भूल जाओगे। तो लोगों को लगता है पहला वाला पॉइंट वैलिड है, तो हम एक्शन रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पक्का सहमत हो सभी लोग? आगे की तरफ बढ़ा जाए मेरे भाई। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, बहुत देर हो गई, फोर्स फोर्स, इसने इस पे इतना फोर्स लगाया, इसने इतना फोर्स लगाया, लेकिन तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर फोर्स के बारे में तो आपने बताया, ऐसी फील आ रही होगी ना, ऐसे फील आ रही होगी ना बहुत देर से कि सर ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आप सर थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता देते तो अच्छा रहता। तो देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, तुम लोग लिखिएगा मत, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको आप एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में बाद में, बस अभी समझ लीजिए, ठीक है? लिखिए मत, इसलिए मैं पहले से लिख करके लाया हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरी है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। देखो फोर्स एक्चुअली में क्या है? 2 चीजों के बीच में इंटरेक्शन है। सर ये 2 लोग कौन है? ये 2 लोग कौन है? 2 कौन है? एक ऑब्जेक्ट और दूसरा सराउंडिंग। ये 2 चीज, एक ऑब्जेक्ट और एक सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन होता है। अब वो इंटरेक्शन पुश या पुल दोनों तरीके का हो सकता है। पुल मतलब खींच रहा है, पुश मतलब धकेल रहा है। इसी इंटरेक्शन को हम फील तो कर सकते हैं। आपने फील किया है भाई, किया है या नहीं किया है फोर्स को फील? आपके टेबल पर अभी आप फोर्स लगाना स्टार्ट करो, आपको फील होने लग जाएगा, ये टेबल थोड़ा सा आगे जाने लग जाएगी और आपके ऊपर टेबल पीछे फोर्स लगाने लग जाएगी। आप इसको बहुत बार फील कर चुके हैं, ठीक है? तो जो फोर्स है ना, इट इज अ पुश और अ पुल व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब समझ रहे हैं? स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर सकता है। यहाँ कैन भी लिखा हुआ है, कैन। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर फोर्स लगाए तो स्टेट चेंज ही हो जाए। अब जैसे ये वर्टिकल वॉल थी जिस पर बिल्लू भैया फोर्स लगा रहे थे, तो जब बिल्लू भैया फोर्स लगा रहे थे तो क्या दीवार सरक के चली गई थी क्या आगे? 2 फीट आगे सरक गई थी क्या दीवार तुम्हारी? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच कैन चेंज। अगर आपने फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो भी सकती है, और ये भी संभव है कि चेंज ना हो, और ये भी संभव है कि चेंज ना हो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात?
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप न्यूटन थर्ड लॉ का, मुझे एक एग्जांपल याद आया, आप देखना चाहेंगे? आपको दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पर। जैसे इस समय मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ हूँ वो राउंड चेयर है, मतलब घूमती है वो चेयर, उसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, और ये मेरे सामने टेबल है। अगर मैं टेबल पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा आगे की तरफ, अगर मैं इस टेबल पे फोर्स लगाऊंगा आगे की तरफ, क्या ये टेबल फोर्स मेरे पे पीछे की तरफ लगाएगी? न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखना, शायद आपको दिखाई दे जाए, मैं फोर्स लगाने जा रहा हूं, ध्यान से आंखें गड़ा करके देखिएगा, मैं टेबल पे फोर्स लगा रहा हूं, टेबल मेरी काफी बड़ी है, काफी हैवी है, मुझे पता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाने से हिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखो टेबल पे फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, और टेबल मुझ पे फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ। तो देखना, क्या मैं पीछे चला गया भाई? ओ भाई, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया यार? मैं वापस आ रहा हूँ नहीं, मैंने तो टेबल पे फोर्स लगाया था, लेकिन मैं पीछे क्यों चला गया? क्योंकि टेबल ने भी मुझ पे फोर्स लगाया, और टेबल ने जब मुझ पे फोर्स लगाया तो मैं पीछे की तरफ चला गया। क्या आप फील कर पा रहे हैं एक्शन रिएक्शन पे? बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। अब देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी से निकलेंगे यहाँ पर, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको नेचर ऑफ द फोर्सेस के बारे में बता रहा था। दुनिया में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के, उन सभी फोर्सेस को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपनी मैकेनिक्स में अभी सिर्फ इन 2 फोर्सेस के बारे में ही जिक्र करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो 2 फोर्सेस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनका जिक्र अभी नहीं किया जाएगा, इनका जिक्र आप आगे जाकर के जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे किया जाएगा। मतलब रियल लाइफ में जो हमें फोर्सेस दिखाई देते हैं वो सिर्फ ये 2 ही फोर्सेस हैं, मतलब ये 2 फंडामेंटल टाइप के फोर्सेस हैं। और ये जो फोर्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये आप रियल लाइफ में देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये फोर्सेस न्यूक्लियाई के अंदर लगते हैं। तुमने बेटा कभी एटम नहीं देखा ध्यान से, और एटम नहीं देखा तो न्यूक्लियस तो उससे भी बहुत छोटा होता है। तो तुमने जब एटम नहीं देखा तो न्यूक्लियस बहुत दूर की बात है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस भी तुमने नहीं देखे। तो ये वाले फोर्सेस का तो अभी हम जिक्र ही नहीं करेंगे। ये फोर्सेस आपके कब आएंगे? जब आप 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। अभी हमें डे टू डे लाइफ में जितने भी फोर्सेस दिखाई देते हैं अपनी आस पड़ोस में, या जितने भी फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। अभी हम जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं ये क्लासिकल फिजिक्स है। 2 पार्ट्स में फिजिक्स डिवाइड की जाती है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। आइंस्टीन की जो थ्योरी है वो पूरी क्वांटम फिजिक्स पर है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि हमारे पास रियलिस्टिक बॉडीज होती हैं, उनका मास वगैरह होता है, उन्हीं से हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। आज मुझे कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब समझ नहीं आ रहा। कुछ चैट में मुझे ऐसे नाम दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने कभी पहले देखे नहीं, ऐसा क्यों? मतलब क्या कोई डिफरेंट फेज के भी बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं क्या क्लास? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेट्स सी। तो देखें, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, एक एक करके हर फोर्स को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही इंट्रोड्यूस करेंगे जितना अपने काम का है। इसके अलावा हम यहाँ पे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि 1 बाय 1 मैं सभी फोर्सेस की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लगने का जो मेन कारण होता है वो होता है मास। जैसे कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। द मेन कॉज बिहाइंड दिस फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल मास। इस फोर्स के लगने का जो मेन कारण है वो क्या है? ग्रेविटेशनल मास। 2 बॉडीज जिनका मास है वो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, और खास बात कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है,
लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? अगर दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन 1000 किलोमीटर भी हो जाएगा तो भी ये फोर्स लग रहा होगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये मीडियम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में डिटेल में आपको एक अलग से चैप्टर आएगा, ग्रेविटेशन, वहां पढ़ाया जाएगा। बस ये याद रखना कि हाँ सर ने एक बार नाम जरूर लिया था। जैसे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर करी m1 और यहाँ पे दूसरी बॉडी कंसिडर करी m2, ठीक। तो इन दोनों बॉडीज का मास है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। जैसे ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा F12 और ये इस पे इधर लगाएगा। ये जो मैंने अभी फोर्स रिप्रेजेंट किया है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रहा होगा। और खास बात ये है कि F12 का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो ये क्या होगा, G m1 m2 अपॉन, सपोज इन दो बॉडीज के बीच का ये सेपरेशन कितना है, R। ये फॉर्मूला शायद आपने देखा होगा, पहले मैंने कभी बताया भी था एक बार, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मेरे बगल में एक पानी की बोतल रखी हुई है, तो पानी की बोतल भी पता है मुझ पे फोर्स लगा रही है। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, मजे ले रहे हो यार आप तो, पानी की बोतल कैसे फोर्स लगा रही है? क्यों, पानी की बोतल का मास है भाई, पानी की बोतल का मास है। इंटरेस्टिंग बात कि सर वो फील तो हो नहीं रहा मेरे को, फील इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको ये पता है कि जो जी की वैल्यू है, जी, आपको याद है जी की वैल्यू किस ऑर्डर की होती है? ये जो आपको कैपिटल जी दिखाई दे रहा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻11 ऑर्डर की होती है। तो सोचो 10 की पावर -11, -11 का मतलब हो गया कि 1 डिवाइडेड बाय 11 जीरो लग गए। तो सोचो कितनी छोटा फोर्स है यार, इसीलिए तुम्हें फील नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है। बहुत छोटा मैग्नीट्यूड है, इतना छोटा है कि तुम्हें फील नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें अर्थ का फोर्स फील हो जाता है। आपके आसपास जितने भी मास के ऑब्जेक्ट हैं ये भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हर दुनिया में एक मास की बॉडी दूसरे मास पे फोर्स लगाती है, लेकिन अर्थ का फोर्स आपको फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अर्थ का फोर्स हम फील कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अट्रैक्टिव का मतलब है दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स लग रहे होंगे, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि इन दोनों को चाहे तुम हवा में रखो, चाहे वैक्यूम में रखो, चाहे तेल के अंदर रखो, चाहे कहीं और रखो, अगर m1 m2 पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो m2 भी m1 पर 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, चाहे इनके बीच का मीडियम कुछ भी रहे। क्या ये बात क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ देखने जा रहे हैं। हमारी तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें तो सिर्फ इसी से पाला पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर मैं कोई भी बॉडी कंसिडर करूंगा m मास की, तो उस पर याद रखना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऑलवेज इन ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये mg वैल्यू कैसे आई थी आप नोट्स में देख लीजिएगा, आप 1D के नोट्स में। और अर्थ पे भी यही फोर्स लगेगा mg ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टर्म जी कैसे आया था, ये अप्रोक्सीमेशन लेकर के आया था, ये आप देख लीजिएगा। मुझे सिर्फ इस फोर्स से मतलब है, यही फोर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट का होगा, तो आप ये याद रखिएगा कि किसी भी m ब्लॉक पर अर्थ की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, mg। इसको ये भी बोल सकता हूँ, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। कौन, किसका सेंटर? सेंटर ऑफ अर्थ।
ठीक है भाई, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि किसी भी एमॉस की बॉडी के ऊपर mg फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, दैट्स ऑल। क्लियर? इसके आगे के और भी 2-3 ये फोर्सेस बचे हुए हैं, इनके बारे में चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपकी रेस नंबर 24 का डिस्कशन बाकी है। ठीक है, तो रेस नंबर 24 आप ओपन कर लीजिए, रेस नंबर 24 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके आगे ये जो 3 फोर्सेस बचे हुए हैं इनके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि हमारी कल होगी। ठीक है, तो चलिए रेस नंबर आप 24 निकालें फटाफट। यस, पहले रेस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बची हुई चीजों को डिस्कस करेंगे। यस, एससीबी आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में डिस्कस होगी। विभूषण यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कि मैंने रेस नंबर 17 के आंसर्स नहीं दिए हैं। क्या ऐसा है क्या? क्या मैंने रेस नंबर 17 के आपको आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए हैं क्या? ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, अब स्टूडेंट ने यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर दिया है ना, ये अपने आप जा रहे हैं छोड़ करके, और उनको ये लग रहा है कि बस सर की क्लास अटेंड कर ली, डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए। मैं लिख करके सिग्नेचर करके दे देता हूँ। अगर कोई माइकल लाल भी अगर तुम्हारा इस तरीके से सिलेक्शन करवा दे तो मुझे जरूर बता देना। मैंने दिए हैं आंसर्स, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़े। दीप जायसवाल बेटा, तुम्हारे दीप जल जाएंगे। ठीक है, जो काम की चीजें उन पर फोकस करो कि सर आपका आईपैड फुल चार्ज हो गया है। देख रहे हो क्या बच्चे हैं भाई साहब, कहाँ से आए होगे तुम लोग? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इतने गरीब थे क्या तुम बचपन से? मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बेसिक आईक्यू बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ फिजिक्स चल रही है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, उन पे इंटरेस्ट नहीं होता, इन सब फालतू की चीजों में तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट होता है बे। कौन से स्कूल में पढ़े हुए? आते कहाँ से हैं यार ये लोग? कौन लोग हैं ये? कहाँ से आए हैं भाई? किसने बोला था इनको आईआईटी की तैयारी कर लो? इनमें तो लगता ही नहीं है ये एटीट्यूड से लोग आईआईटीएन बनेंगे क्या यार? इनके कॉलेजेस की बेइज्जती कराओगे। अगर इस एटीट्यूड से लोग आईआईटी में पहुंच गए तो आईआईटी का नाम तो बदनाम हो जाएगा। सही में यार, मतलब बहुत दुख की बात है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने रेस नंबर 24 सॉल्व करी होगी। बढ़िया रेस है रिलेटिव की, और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत आसान आसान तरीके बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको पैकेट v1 वेलोसिटी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे। क्या ये लिखा हुआ है? ये वेलोसिटी मान लो v1 है, ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो v1 वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है इन ग्राउंड फ्रेम? क्या ग्राउंड फ्रेम में ये पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है? बहुत बढ़िया। अब पायलट फ्लाइंग एट कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पायलट जो एरोप्लेन चला रहा है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? v2 से। किससे चल रहा है? v2 से। लेकिन ध्यान से सुनना, उसको क्या दिखाई दे रहा है? ये वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको क्या दिखाई दे रहा है? ये वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यही तो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, मैं पायलट को एरोप्लेन बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि पैकेट भी पी से स्टार्ट हो रहा है और पायलट भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो संस्कृत बनाने में दिक्कत होगी। तो पायलट को एरोप्लेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पैकेट को पी से।
एक बात बताओ, ये जो v1 दिया हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? है या नहीं? और जो v2 है, v2 क्या मैं बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है? ये है वेलोसिटी ऑफ पैकेट और ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि पायलट को क्या लग रहा है कि वो वर्टिकली फॉल हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पैकेट विद रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन। ये क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पैकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। क्या मैं एरोप्लेन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दूं बेटा? अगर एरोप्लेन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा ये v2। एक बात बताओ, तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो ये है। ये आपको क्या दे रहा है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट विद रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन। सवाल खत्म हो चुका है। जरा ध्यान से देखना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड लेंथ आपको v1 दी हुई है, ये v2 दी हुई है। क्या आप ये वाली साइड लेंथ निकाल सकते हो? एक राइट एंगल थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस से आप बीपीए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा? क्या सवाल खत्म हो चुका है? क्या मेरे गरीब भाई बंधुओं सवाल खत्म हो चुका है? चलिए आगे बढ़े भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट? नहीं है किसी को? ओके वंडरफुल, मुझे डाउट्स बताते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? ओके 3 में डाउट है, बहुत बढ़िया। देखें ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में विंड चल रहा है, मान लो वेलोसिटी ऑफ विंड है vw और प्लेन की वेलोसिटी मान लेते हैं vp है, ठीक है। तो जब हवा चल रही है तो पता है प्लेन क्या किया? पहले तो प्लेन हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम गया, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी उसी डायरेक्शन में गया और फिर वापस लौट करके अप स्ट्रीम आया। क्या ऐसी कहानी है? देखो डाउन स्ट्रीम में जाने में मान लो t1 टाइम लगा और अप स्ट्रीम आने में टाइम लगा उसको t2, अप स्ट्रीम आने में टाइम लगा t2, तो टोटल ट्रिप टाइम कितना हो गया? क्या t1 प्लस t2 हो गया? और इसको क्या मैं tw बोल सकता हूँ? ये क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि जो tw है, देखिएगा ध्यान से, ये टोटल ट्रिप टाइम है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ये विंड के डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो ये l डिस्टेंस गया, तो क्या आप t1 की वैल्यू बता सकते हैं? क्या बेटा आप t1 की वैल्यू बता सकते हैं? जल्दी बताएं, बताओ t1 की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या l अपॉन ये लिखोगे? ये बात समझ आ रही है? अगर विंड के डायरेक्शन में चलेगा तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी? ये मैंने रिवर बोट में आपको बताया था। क्या विंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी? बहुत अच्छे। जब वो वापस आ रहा होगा बेटा, तो उस समय प्लेन की वेलोसिटी अप स्ट्रीम आ रहा है, विंड के अपोजिट आ रहा है, तो जब वो विंड के अपोजिट आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। क्या ये tw के बराबर है? क्या बेटा ये tw के बराबर है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है? 2l vp डिवाइडेड बाय vp स्क्वायर माइनस vw स्क्वायर। vp स्क्वायर समझ में आया? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? एलसीएम ले लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो tw हो गया। अब बोल रहा है कि अगर हवा नहीं चल रही होती तो उसको जो टोटल टाइम लगता वो t0 है। एक बात बताओ, अगर हवा नहीं चल रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जाने का समय और आने का समय सेम होता।
तो टोटल डिस्टेंस कितना चलता अगर हवा नहीं चल रही होती? जाते समय भी उसकी स्पीड वही रहती, आते समय भी उसकी स्पीड वही रहती। तो तुम क्या मुझे टी नॉट की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2L, और प्लेन की स्पीड VP। क्या ये क्लियर है? यहां तक तो हर किसी से होना चाहिए था, यहां तक तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां आपको कंपेयर करना हो कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो क्या करा करो? डिवाइड कर दिया करो। क्या किया करो? डिवाइड कर दिया करो, अपने आप समझ आ जाएगा। ये TW है, क्या करो बेटा? TW को T0 से डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड करना आता है? क्या डिवाइड करना आता है तुम लोगों को? TW को T0 से डिवाइड कर दो। देखो 12 कट जाएगा, VP ऊपर चला जाएगा। क्या ये आपको ये दिखाई दे रहा है? VP स्क्वायर अपॉन VP स्क्वायर माइनस BW। बताओ, अब ये डिवाइड तो करना जानते हो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देखना जरा, डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है? न्यूमरेटर में सिर्फ BP का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में BP स्क्वायर माइनस B है। क्या तुम समझदार हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो? क्या समझ आ रहा है? ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर बेटा ये ग्रेटर देन 1 है तो गारंटी है कि TW विल बी ग्रेटर देन T0। मतलब जब हवा चल रही होगी उस समय वापस उसी पॉइंट में आने में जो समय लगेगा वो ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में जब हवा नहीं चल रही होगी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए भाई। ओके, तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट नहीं है? 4th में डाउट है? 4th तो बहुत आसान था मेरे भाई, क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से? एक बात बताना मुझे, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि टाइम टेकिंग टू क्रॉस द रिवर किस पे डिपेंड करता है? वाई कंपोनेंट पे या एक्स कंपोनेंट पे? वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है या एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? मान लो एक बोट इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो, एक मिनट, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और ये थीटा एंगल है, और दूसरी बोट जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो थीटा एंगल पर, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये पहला केस, ये दूसरा केस। एक बात बताओ, क्या दोनों में y कंपोनेंट सेम आएगा? आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी y कंपोनेंट v sin थीटा होगा और इसमें भी y कंपोनेंट v sin थीटा होगा। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखोगे तो y कंपोनेंट दोनों केस में सेम होगा या नहीं होगा? पहले वाले केस में अगर कोई हमसे पूछे बोट 1 की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखूंगा u प्लस v cos थीटा प्लस v sin थीटा j कैप, ये आई कैप। और दूसरे वाले केस में बोट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी? कंपोनेंट्स पे ब्रेक करके बताओ, ये सब तुम जानते हो, जल्दी बताओ क्या लिखोगे? u माइनस v cos थीटा। देखो x कंपोनेंट पीछे चला जाएगा, समझ आ रहा है बेटा? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये x कंपोनेंट है, ये पीछे चला जाएगा, तो u माइनस v cos थीटा प्लस v sin थीटा j कैप। तो जरा देख करके बताओ, क्या दोनों में y कंपोनेंट सेम है? अगर दोनों में y कंपोनेंट सेम है तो t1 बराबर t2। क्लियर? लेकिन क्या ड्रिफ्ट भी सेम आएगा? क्या ड्रिफ्ट सेम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट जो है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आप देख करके समझ पा रहे हैं, पहले वाले केस में ज्यादा है, दूसरे वाले केस में कम है, तो ड्रिफ्ट पहले वाले की ज्यादा आएगी दूसरे वाले से। खत्म हो गया सवाल। क्लियर? आसान सा सवाल था, होना चाहिए था आप लोगों से। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 क्वेश्चन पढ़िए, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है। 6 क्वेश्चन पढ़िए। ए स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
A moves normal to the river current as observed from the ground. ग्राउंड से देखने पर A जो है वो नॉर्मल चल रहा है। ये कौन सा वाला केस है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है। क्या आपको याद है ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है? याद करो जीरो ड्रिफ्ट वाला केस। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जीरो ड्रिफ्ट वाला केस याद हो। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उस केस में एक मैं आपसे वेक्टर डायग्राम पूछना चाहूंगा। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या आपको वेक्टर डायग्राम याद आ रहा है कुछ? ये था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर और ये था वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस याद है बेटा आपको? बहुत अच्छे। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड है v और वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो है u, स्टैंडर्ड कन्वेंशन। इस केस में ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या आएगी? व्हाट इज द वेलोसिटी इन द ग्राउंड फ्रेम? आप जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली लेंथ आपको v दी हुई है और ये वाली लेंथ आपको u दी हुई है। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? आप समझदार हैं, खुद बता देना। एक राइट एंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं बोल सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। क्लियर? ये पहला केस है, ये पहला वाला केस है ए के लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? बी मूव्स नॉर्मल टू द रिवर करंट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रिवर फ्रेम। मुझे बताओ दूसरा वाला केस कौन सा है? दूसरा वाला केस में क्या कहना चाह रहा है कि रिवर फ्रेम में वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज को पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है। ये कौन सा केस है? बी वाला कौन सा केस है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये मिनिमम टाइम वाला केस है। इसका वेक्टर डायग्राम बनाने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, समझदार हो, देखते ही समझ आ गया होगा। क्या इस केस में ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी होगी? ये है v, ये है u। तो मुझे बताओ क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो? क्या ये तुम्हें मिनिमम टाइम वाली कंडीशन दिखाई दे रही है? तुम्हें याद होगा, नोट्स पढ़े होंगे तभी कर पाओगे। बताना ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, पाइथागोरस से बताओ। इस समय समझ में आ रहा है? ये हाइपोटेन्यूज है, ये v है, ये u है। जल्दी बताओ क्या होगा? क्या स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होगा? क्या इस समय ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर आएगी? दिस इज द मिनिमम टाइम वाला केस। दो केस आपको पढ़ाए थे, जीरो ड्रिफ्ट और मिनिमम टाइम। अब सवाल पढ़ो। ग्राउंड फ्रेम में कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है? ग्राउंड फ्रेम में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? फॉर अ ग्राउंड ऑब्जर्वर बी इज मूविंग फास्टर देन ए। फॉर अ ग्राउंड ऑब्जर्वर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है। क्लियर? ओके। अब देखना इंटरेस्टिंग बात, रिवर के फ्रेम में कौन सी वेलोसिटी होती है? इन फ्रेम ऑफ रिवर क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये होता है? तो रिवर के फ्रेम में तो ये वेलोसिटी v ही है ना। समझ रहे हैं? ग्राउंड से देखोगे, अगर कोई बंदा ग्राउंड से देख रहा है तो उसको बी ए के कंपैरिजन में तेज जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर वही बंदा रिवर के फ्रेम में देख रहा है, किसके फ्रेम में? रिवर के फ्रेम में देख रहा है, तो उसको कौन सी वेलोसिटी दिखाई देगी? बस मुझे ये बता दो। रिवर के फ्रेम में वो वेलोसिटी दिखाई देगी जो बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में होगी, और बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में तो दोनों केस में भी है। खत्म हो गया। क्यों बेटे, नहीं आई बात समझ? इन द रिवर फ्रेम both are moving with the same speed। गजब की बात है। देखिएगा, ग्राउंड से देखने पर एक तेज चलता हुआ दिख रहा है, एक धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रिवर के फ्रेम में दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7।
7th में क्या है कि वो जो एंगल पूछा है वो रिवर फ्लो के साथ पूछा है, ठीक है। तो रिवर फ्लो के साथ पूछा है तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को जीरो करने से आपका थीटा जो है वो थीटा तो लाइन एसी के साथ एंगल आएगा और वो अच्छा एंगल नहीं आ रहा, तो आपको या तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। आंसर आ जाता है लेकिन वो एंगल अच्छा नहीं आता, इसलिए आपको या तो कैलकुलेटर की हेल्प से वो एंगल निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी में डाउट? ABCD नहीं है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 9th अच्छा क्वेश्चन है, 9th अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। पहली बात तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कंडीशन ऑफ कोलिजन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करें। कुछ लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ करी है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं लगा सकते आप डायरेक्टली कंडीशन ऑफ कोलिजन। जब कोलिजन हो रहा है तो क्यों नहीं लगा सकते कंडीशन ऑफ कोलिजन? क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं फेंका गया, पहले को फेंकने के 1 सेकंड बाद दूसरे को फेंका गया। तो जब तक एक हवा में रहेगा तब तक सिर्फ उसी का एक्सेलरेशन जी होगा, दूसरे वाले का तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर नहीं है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम अलग अलग है। तो इस सवाल को बिल्कुल देसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देसी तरीका क्या है? ग्राउंड फ्रेम में मान लो ये टकराए, क्या किए? टकराए। जब ये टकराए तो ये टी टाइम चला, सपोज कितना चला? टी टाइम। तो ये कितना चलेगा? ये वाला, क्या ये भी टी टाइम चलेगा क्या? पहले मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये भी टी टाइम चलेगा क्या? दूसरा वाला नहीं, वो 1 सेकंड बाद फेंका गया तो T-1 चलेगा, वो 1 सेकंड कम चलेगा ना, क्योंकि 1 सेकंड बाद फेंका गया। अब मान लो इसको मैं A बोल रहा हूं बेटा, इसको मैं B बोल रहा हूं, ठीक है। इतनी देर में मान लो A कितना नीचे आ गया? YA। कितना नीचे आया? YA। और इतनी देर में B कितना नीचे आ गया? YB। Y और YB डिस्टेंसेस हैं। क्या आप इनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं? इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज YA, तो ये YA डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो कैसे लिखूंगा? माइनस के YA इक्वल्स टू माइनस के 10t प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, कि मैंने पहले वाले के लिए y एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन लगा दी है। क्या आप इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए लगाएंगे? माइनस के YB इज इक्वल्स टू, लेकिन उसे हॉरिजॉन्टल फेंका है तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इनिशियली? क्या 0 है? प्लस हाफ माइनस 10। यहां गलती कर देते हैं, क्या यहाँ टी स्क्वायर लिखूंगा या T-1 का होल स्क्वायर लिखूंगा? T-1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब इससे क्या सॉल्व हो जाएगा क्या? एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि YA और YB का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा? एक पोल की हाइट 65 है, एक की हाइट 30 है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 65 और 30 का जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन? मैं यहां पर बोल सकता हूं कि YA माइनस YB बराबर क्या 65 माइनस 30 होगा? सवाल खत्म हो गया मेरे भाइयों। क्या YA और YB की वैल्यू आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट आपको y एक्सिस के अलोंग पता है? क्या आप इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग है, तो सुना है 10th में तुम्हारे मैथ्स में नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, 90 के अबव आए हैं तुम्हारे। क्या यहाँ से वैल्यू पुट करके t निकाल सकते हो? क्या t आ जाएगा? लेकिन t इज नॉट योर आंसर, क्योंकि आंसर क्या पूछा है? ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस। अबे t आ गया तो खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो ये कितना आगे गया? x1।
और ये कितना पीछे आया x2। क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू d के बराबर होगी? x1 बराबर क्या होगा 10 इंटू टी और x2 बराबर क्या होगा 20 इंटू टी माइनस 1। लो खत्म हो गया। x1 प्लस x2 कर देना, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ओके, क्लियर है मेरे गरीब भाई बंधु? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़े। अगली क्लास भी है शायद आप लोगों की, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपसे हो ही गया होगा। वर्टिकल वाले कंपोनेंट को सेम कर दो, वर्टिकल कंपोनेंट्स को सेम कर दो तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो आंसर आते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है, तो वहां से थीटा की वैल्यू 30 भी पॉसिबल है और थीटा की वैल्यू 1 से 20 भी पॉसिबल है, इसलिए आपके वहां से दो आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आप लोगों से? चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए इसी के साथ हमारा रेस नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज जो आपको पढ़ाया गया प्लीज आप उसको पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन इधर उधर पेंडिंग है उसे हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय। जाओ भाई केमिस्ट्री की क्लास करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स की जो चैट रीड नहीं कर पाया था कि क्या क्या चैट में टाइप करते रहते हैं। अनम्यूट करूं क्या तुम लोगों को? हुए क्या? 45 होगी सर। क्या बेटे, क्या बोल रहे हो? सर आपकी ब्रांच क्या थी? मैकेनिकल। सर इरोडो सॉल्व करनी चाहिए क्या? अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ तो लो। अभी तो स्टार्ट हुई है फिजिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा सा पढ़ लो। इरोडो में बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। मेरे हिसाब से पूरी मतलब अब तक जो आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, उसमें मुश्किल से आपको 20 या 25 सवाल मिलेंगे, तो उसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है पहले इसको कवर अप करते हैं, ठीक है।
सर आप करवाओगे क्या, मतलब आप दोगे सर क्वेश्चन? नहीं बेटा, मैं क्लास में नहीं दूंगा। तो आप मतलब वो मार्किंग तो करा दोगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? हाँ, क्वेश्चन की मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, सॉल्यूशंस बता दूंगा। ठीक है, क्लास के दौरान डिस्कशन नहीं होगा बस। ओके सर। सर आप होमवर्क सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। केमिस्ट्री क्लास शुरू नहीं हुई क्या तुम लोगों की अभी तक? मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कैंसिल हो जाए। आज डिस्कशन आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लिया ना चैनल? लगता है वॉइस आना बंद हो गई है।